Assalamu alaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरफेस और उसमें हमारे पास जितने स्टेजेस इन्वॉल्व है तो इस वीडियो में हम उसी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो यानी इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी कि सेल साइकिल हमारे पास दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है डिवीजन फेज, दूसरा हमारे पास है इंटरफेज। डिवीजन फेज में हमारे पास माइटोसिस मियोसिस है, वो बातें छोड़े इस वीडियो में। और दूसरा हमारे पास है इंटरफेज। इंटरफेज हमारे पास इसमें फर्दर हमारे पास चार किस्म के स्टेजेस इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है G1 फेज, दूसरा हमारे पास है G2 फेज, तीसरा हमारे पास है S फेज और लास्ट वन हमारे पास है G0 फेज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरफेस और उसके स्टेजेस के। व्हाट आर दो स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व इन इंटरफेसेस। सो चलो स्टार्ट लेते हैं इंटरफेस। हम इंटरफेस को सिर्फ इंटरफेस नहीं कह सकते बल्कि इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं आपके बुक के मुताबिक, एंड दैट इज नोन एज द रेस्टिंग फेज। यानी इस इंटरफेस इज आल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज। ये एमसीक्यूज आपसे कोई पूछ सकता है बेटा, एमसीक्यूज है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इंटरफेस को हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, तो आपने कहना है यस कि रेस्टिंग फेज इज द वर्ड विच इज आल्सो यूज्ड फॉर इंटरफेस। ठीक है ना बेटा। अब ये हमारे पास याद रखिए बेटा, हमारे पास जिस तरह सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है इंटरफेज और दूसरा हमारे पास होता है डिवीजन फेज। तो याद रखिए बेटा, इसी सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज हमारे पास, यानी इसी सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज हमारे पास इंटरफेस है। तो मैं कह सकता हूं कि इंटरफेस इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। यानी ये इंटरफेस हमारे पास सेल साइकिल का सबसे लार्जेस्ट फेज है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं अदर स्टेप्स के कंपैरिजन में। सो इसको मैं कह सकता हूं कि इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सो फर्स्ट पॉइंट ये भी हमारे पास एमसीक्यूज बन जाता है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, सो योर आंसर मस्ट बी इंटरफेस, कि हमारे पास इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट या फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है ना, ये हमारे पास सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है बेटा, इंटरफेस। अब इंटरफेस में हम देखते हैं कि इसमें कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है, इसमें क्या क्या होता है, ईच स्टेज में हमारे पास क्या क्या होता है। सो स्टेजेस ऑफ इंटरफेस हमारे पास क्या है, 4 स्टेजेस है बेटा। एक हमारे पास है G1 फेज, दूसरा हमारे पास है G2 फेज, तीसरा हमारे पास है S फेज और लास्ट वन हमारे पास क्या है G0 फेज। सो हम सबसे पहले G1 फेज को डिस्कस करेंगे, फिर हम S फेज को डिस्कस करेंगे, फिर हम G2 फेज को डिस्कस करेंगे और लास्ट वन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट G0 फेज, कि हमारे पास G0 फेज क्या होता है बेटा। सो G1 फेज, यहां पर हमारे पास G यूज हुआ है, G1 फेज। सो इस G का मतलब क्या है कि हमारे पास ग्रोथ हो रहा है। किस चीज का ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है बेटा। सो G का मतलब है ग्रोथ। सो मैंने आपको यहां पर एक एमसीक्यूज बताया। एमसीक्यूज ये था कि सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, इंटरफेस है। लेकिन अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि चलो ये तो ठीक है कि सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हमारे पास कौन सा इंटरफेस है, सो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इंटरफेस में हमारे पास 4 स्टेजेस इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है G1 फेज, G2 फेज, S फेज, G0 फेज। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे कि इसमें हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है। यानी G1 फेज है, G2 फेज है, S फेज है, G0 फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास कौन सा है। सो योर आंसर मस्ट बी द G1 फेज, क्योंकि G1 फेज हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है। किस चीज का, इंटरफेस का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है या फेस कौन सा है, तो योर आंसर मस्ट बी इंटरफेस। आपका आंसर इंटरफेस होना चाहिए।
لیکن آپ سے کوئی یہ کوشچن کرے کہ انٹرفیس میں ہمارے پاس کون سا سٹیج ہے جو کہ سب سے لانگسٹ ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ فرسٹ فیز، یعنی فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ G1 فیز. یہ ہمارے پاس سب سے لانگسٹ سب فیز ہے. سب فیزز کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم سیل سائیکل کو دیکھیں تو اس کو ہم نے فردر دو سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، دو فیز میں. ایک ہمارے پاس ہے انٹرفیس، دوسرا ہمارے پاس ہے ڈیویژن فیز. اگر ہم اسی انٹرفیس کو دیکھیں تو اس کو ہم نے 4 سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہاں پر. تو اب یہ ہمارے پاس اس کے مطابق یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ یعنی یہ سب فیز ہے، یہ چھوٹا فیز ہے. چھوٹا فیز اس وجہ سے کیونکہ یہ انٹرفیس میں پھر فردر ہمارے پاس ایک قسم کا فیز ہے. سو یہ ہمارے پاس فرسٹ اینڈ لانگسٹ فیز آف دا انٹرفیس، یعنی انٹرفیس کا سب سے لانگسٹ فیز کون سا ہے بیٹا؟ G1 فیز. اب G1 فیز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سیل گروتھ کرتا ہے. کس طرح گروتھ کرتا ہے؟ یہ لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک سیل ہے، یہ ہمارے پاس لیٹ سپوز سیل ممبرین ہوا، سیل ممبرین ہوا. یہ ہمارے پاس اس کا سائٹوپلازم ہوا، سائٹوپلازم. اور یہ سینٹر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ نیوکلیس ہے. سو یہ ایک جنرل سیل ہے، ہم نے لے لیا. اب یہاں پر اگر ہم اسی سیل کے سائز کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس چھوٹا ہے، چھوٹا ہے بالکل. سو اس فیز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ سیل ہمارے پاس سائز میں تھوڑا لارج ہوتا ہے. یہ یعنی اس کا سائز ہمارے پاس اب لارج ہوتا ہے، یعنی اس چھوٹے سائز سے یہ ہمارے پاس اب یہ بڑا سائز کا سیل بن جاتا ہے. تو یہاں پر سیل ہمارے پاس اسمال تھا، یہاں پر اب لارج بنتا ہے. سو اس میں اس کو ہم گروتھ فیز اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سیل گروتھ کرتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از نون ایز دا گروتھ فیز. another question arise ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کوشچن کرے کہ اس کو ہم گروتھ فیز یعنی G1 فیز کیوں کہتے ہیں، so your answer must be کہ in this phase the growth of the cell take place, that is why it is known as the G1 phase. اس میں چونکہ ہمارے پاس سیل کا گروتھ ہوتا ہے، سائز لارج ہوتا ہے، سو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ G1 فیز. اس میں ہمارے پاس آر این اے، پروٹین اور ڈفرنٹ قسم کے انزائمز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سنتھسس ہوتے ہیں، سنتھسائز ہوتے ہیں. یعنی آر این اے، پروٹین اور انزائم یہ ہمارے پاس مینوفیکچر ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، مینوفیکچرڈ. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ ہمارے پاس تیار ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایس فیز. ایس فیز یعنی یہاں پر جس طرح جی کا مطلب تھا گروتھ، تو یہاں پر اب ایس کا مطلب ہے سینتھسس. سینتھسس ہم اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس سینتھسس ہوتی ہے. کس چیز کی؟ آئے ڈسکس کرتے ہیں بیٹا. اس میں فرسٹ آف آل ہمارے پاس ڈپلیکیشن آف کروموسوم ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس کروموسوم جو ہے نا وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، ریپلیکیشن کرتا ہے. یہ ہمارے پاس کروموسوم کا سٹرکچر اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ ہمارے پاس سینٹر میں بال لائک سٹرکچر، اسفیریکل لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینٹرومیر ہوتا ہے. سینٹرومیر خاص نہیں ہے کہ یہ مسٹ سینٹر میں موجود ہوگا، یہ ٹپ پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بالکل یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. مختلف قسم کے شیپ ہے جو ہمارے پاس میٹا سینٹرک اور ہمارے پاس ٹیلو سینٹرک، یہ مختلف قسم کے ٹائپس ہے کروموسوم کے. تو یہ ایک جنرل سا کروموسوم ہے. اس میں ہمارے پاس سینٹرل میں ایک اسفیریکل لائک سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینٹرومیر کہتے ہیں. اب یہ سینٹرومیر ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے ٹو آرمز. یہ ایک آرم ہوا، یہ دوسرا آرم ہوا. اس ایک آرم اور دوسرے آرم کو میں کیا کہتا ہوں؟ کرومیٹڈ کہتا ہوں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. کس طرح ڈپلیکیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سینٹرومیر اپنی جگہ پر آئے گا، یہ ایک کرومیٹڈ، یہ دوسرا کرومیٹڈ، یہ تو اپنی جگہ پر آئے گا. اب انہوں نے ریپلیکیشن کیا کہ اس طرح ہمارے پاس 2 کرومیٹڈ اور بن گئے. یعنی ہمارے پاس یہاں پر اب 2 کرومیٹڈ پہلے تھے، یہ ایک یہ تھا، یہ ایک یہ تھا. اب ہمارے پاس 4 کرومیٹڈ بن گئے. یعنی ہمارے پاس یہ ایک کرومیٹڈ، یہ دوسرا، یہ تیسرا اور یہ چوتھا. اب ہمارے پاس کرومیٹڈ بن گئے. یاد رکھ کے اسی کرومیٹڈ میں ہمارے پاس ڈی این اے اسی طرح اسپائرل فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. یعنی جو میں نے ریڈ مارکر سے ڈرا کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈی این اے ہے جو کہ ہر ایک کرومیٹڈ میں موجود ہوتا ہے. تو اب ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس اسی کروموسوم نے کیا ڈپلیکیشن کیا
डुप्लीकेशन किया, ये हमारे पास अब डुप्लीकेट हुए, ये रिप्लीकेशन किया, ये हमारे पास अब डिवाइड हुए, तो इसमें हमारे पास डीएनए मौजूद है, तो डेफिनेटली डीएनए भी हमारे पास डिवाइड होगा। सो ये लेट्स सपोज हमारे पास एक डीएनए था, वन डीएनए था, अब ये हमारे पास दो डीएनए में डिवाइड हुआ, एक हमारे पास ये डीएनए, दूसरा हमारे पास ये डीएनए। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि डीएनए और क्रोमोसोम दोनों हमारे पास रिप्लिकेट होते हैं बेटा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए रिप्लिकेशन होता है, और सेल ग्रोथ जिस तरह यहाँ पर था यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है, यानी अब सेल हमारे पास अगर हम इस फेस में देखें तो अब सेल यहाँ पर थोड़ा और बड़ा बन जाएगा इस तरह, यानी अब इससे भी थोड़ा बड़ा बन जाएगा, यानी सेल ग्रोथ इस फेज में भी हमारे पास कंटिन्यू होता है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोटीन है और सिंथेसिस और एंजाइम्स है जो कि हमारे पास प्रिपेयर होते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोटीन या एंजाइम्स हमारे पास किस वजह से या किस लिए हमारे पास ये सिंथेसिस होते हैं, तो याद रखिए बेटा, जब हमारे पास एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो इसमें डिफरेंट किस्म के एंजाइम यूज होते हैं, जैसे हमारे पास प्राइमेस है, जैसे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम है, एंड दीज एंजाइम्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होता है सो इसमें ये हमारे पास यूज होते हैं। सो इसमें अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स और हमारे पास एंजाइम यूज होते हैं विच हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, ये हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन के लिए हेल्प देते हैं। अब कौन से प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे पास प्रिपेयर होते हैं, सो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इसमें फिर फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स है, और इसी तरह हमारे पास एक और प्रोटीन भी है दैट इज नोन एज द एसएसबी प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये हम इंशाल्लाह जब हम डीएनए रिप्लिकेशन को पढ़ेंगे तो इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाउ दिस प्रोटीन्स हेल्प्स इन द डीएनए रिप्लिकेशन, कि ये किस तरह डीएनए के रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, G2 फेस, वही G का मतलब है ग्रोथ और ये हमारे पास फेस है, G2 फेस है। सो ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस हमारे पास कंप्लीट होता है, यानी इन दिस स्टेज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कंप्लीटेड, सो इट इज द पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पर हमारे पास डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट होता है बेटा, एंड बिगिनिंग ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन। अब यहाँ पर जो हमारे पास सेल होता है, अब ये सेल हमारे पास तैयार होता है, किस लिए तैयार होता है, ताकि ये हमारे पास 2 में डिवाइड हो सके। सो अब यहाँ पर हमारे पास सेल डिवीजन यानी एक्टिव डिवीजन के लिए अब ये तैयार होता है। यहाँ पर भी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कौन सी प्रोटीन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, जो कि मैंने आपको कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प देता है बेटा। इसमें हमारे पास एक और चीज में हमारे पास सेंट्रियोल जो कि इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, ये हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये सेंट्रियोल एक से डिवाइड होता है 2 में, यानी ये हमारे पास उसी तरह एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म और इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद है जो मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल है। सो अब ये सेंट्रियोल हमारे पास डिवाइड होगा, ये सेंट्रियोल हमारे पास डिवाइड होगा, ये सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ही उसी तरह आएगा बेटा, लेकिन ये सेंट्रियोल अब हमारे पास 2 है, यानी ये हमारे पास डिवाइड हुआ है। इस फेस में यानी सेंट्रियोल की डिवीजन होती है। सिर्फ डिवीजन नहीं होती बल्कि ये सेंट्रियोल हमारे पास इस साइड पे एक सेंट्रियोल यहाँ पर आ जाता है और दूसरा सेंट्रियोल हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, यानी ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास ये मूवमेंट करता है बेटा। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता, इससे हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी अराइज होता है, यानी इसी सेंट्रियोल से हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। सो इस स्टेज में हमारे पास क्या हुआ बेटा कि डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल हुआ। एक तो हमारे पास सेंट्रियोल डिवाइड हुआ, दूसरा हमारे पास वो उस सेंट्रियोल ने मूवमेंट किया
किस तरफ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन्होंने मूवमेंट किया, इस तरह हमारे पास एक न्यूक्लियस के इस साइड पे आ गया, दूसरा हमारे पास न्यूक्लियस के इस साइड पे आ गया। मूवमेंट सिर्फ नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटीन बने थे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये प्रोटीन आके इससे हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। सो ये हमारे पास था, ये 3 फेजेस हुए, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और लास्ट वन हमारे पास क्या है, G0 फेज। G0 फेज हमारे पास क्या होता है बेटा, G0 फेज, G0 फेज, G0 फेज में हमारे पास क्या होता है बेटा, एक सेल हमारे पास कुछ टाइम के लिए या हमारे पास परमानेंट सेल डिवीजन नहीं करता है, यानी जनरली हमारे पास क्या होता है, ये सेल है तो ये हमारे पास डिवाइड होता है इंटू 2, फिर फर्दर इसमें हमारे पास डिवीजन होता है, इसमें भी हमारे पास डिवीजन होता है और ये इसी तरह डिवीजन इसी तरह कंटिन्यू होता है, यानी डिवीजन हमारे पास कंटिन्यू होता है। लेकिन बेटा कुछ सेल हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन कौन से सेल है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ब्रेन है बेटा, यानी हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, ये हमारे पास कौन से सेल से बने होते हैं, न्यूरॉन से बने होते हैं। अब ये न्यूरॉन हमारे पास बेटा, ये न्यूरॉन हमारे पास डिवीजन नहीं करते एक खास स्टेज के बाद, यानी इसमें हमारे पास डिवीजन नहीं होता, स्टॉप डिवीजन। अब ये डिवीजन हमारे पास मुख्तलिफ सेल में, हमारे पास लिवर में हमारे पास इसी तरह लिवर में, किडनी में हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेल है जो कि हमारे पास डिवीजन नहीं करते। याद रखिए ये डिवीजन हमारे पास परमानेंट भी हो, स्टॉप हो सकता है, परमानेंट और ये हमारे पास कुछ टाइम के लिए भी स्टॉप हो सकता है, यानी टेम्पररी भी हमारे पास ये हो सकता है। तो ये हमारे पास G0 फेज था। G0 फेज को G0 फेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास सेल डिवाइड नहीं होता, कुछ टाइम के लिए या हमारे पास थ्रू आउट लाइफ के लिए उसमें हमारे पास सेल डिवाइड नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बेटा, कमेंट करें। ओके।